whatever discussion we have made so far is basically for plane mirrors. अभी तक तुमने जो भी कुछ पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था? प्लेन मिरर के बारे में, है ना? अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, बट जो भी कुछ पढ़ा वो सब कुछ किसके लिए था? प्लेन मिरर के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर जिन्हें कर्व मिरर भी बोलते हैं. आप कुछ ऐसा देखिए कि जैसे आपके पास में एक हॉलो बॉल है, एक खोखली गेंद है आपके पास. यू हैव अ हॉलो बॉल. ये आपके पास में एक कांच की हॉलो बॉल है, खोखली गेंद है, जैसे टेनिस बॉल होती है, करेक्ट? ये हमारे पास में हॉलो बॉल है. इस हॉलो बॉल में मैंने क्या करा, एक प्लेन से इसे ऐसा कट कर दिया. जब इसे ऐसा कट करोगे, व्हाट एग्जैक्टली यू गेट? आपको कुछ ऐसा मिलेगा. कट कर देने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? कुछ इस तरह का ही कुछ मिलेगा. बोलिए. आपने ऐसा एक प्लेन से कट किया तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस. आपको कुछ ऐसा मिलेगा. मिलेगा. सामने से अगर तुम देखोगे इसको, ये हिस्सा तुमने कट किया, सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा तुमको? वो इट वुड लुक लाइक अ सर्कल. वो जैम्स एक चॉकलेट आती थी, उसकी बॉल टाइप ऐसी रहती है, उसमें बॉल, उसमें चॉकलेट भरी होती है. उसकी कैप अगर तुम खोलते हो तो वो कुछ ऐसी नज़र आती है. वो देखा होगा आप लोगों ने शायद, है ना? तो साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व नज़र आ रहा है, और सामने से अगर देखते हो तो ये एक सर्कल है. क्या ये एक सर्कल? अब आपने क्या करा, जो है इसमें यदि आप क्या करते हो, इसके किसी एक फेस को आप पॉलिश कर देते हो. सपोज आपने इस फेस को पॉलिश कर दिया, आउटर फेस को पॉलिश करा, या फिर आपने इसके इनर फेस को पॉलिश करा. नेचुरल सी बात है, जिस फेस को तुम पॉलिश करोगे उसके अपोजिट साइड जो होगी दैट वुड बिकम रिफ्लेक्टिव सरफेस. वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा. अगर तुमने यहाँ से पॉलिश करी है तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, और अगर तुमने पॉलिश यहाँ से करी तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा. एग्री हो इस बात से? तो आपने क्या करा, आपके पास में एक बॉल थी, बॉल में आपने ऐसे चाकू चलाया, एक आपके पास में इस तरह की शेप निकल कर आई. अब आप उसकी एक फेस को पॉलिश कर रहे हो, इधर आउटर वन और इनर वन. आपने पॉलिश कर दिया. तो पॉलिश कर देने से आपको जो मिलता है दैट यू कॉल एज कर्व्ड मिरर. इसे आप बोलते हो कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर. और ये उसमें प्रिसाइजली कौन सा मिरर कहलाता है? जब आउटर सरफेस को पॉलिश करी तो ये कहलाता है कॉनकेव, या फिर कन्वर्जिंग मिरर. दिस मिरर वी कॉल एज कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर. और ये जो होता है हमारे पास, जिसमें इनर सरफेस पॉलिश करी है, ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर. ये दोनों किसके टाइप्स हैं? ये दोनों कर्व्ड मिरर के टाइप्स हैं. बोलिए. एक तुम्हारे पास में कौन सा? कॉनकेव, जिसे तुम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हो, और दूसरा कौन सा? कॉन्वेक्स, जिसे तुम डाइवर्जिंग मिरर कहते हो. अंडरस्टूड? नोट डाउन कीजिए. आउटर सरफेस को पॉलिश करा तो कॉनकेव, और इनर सरफेस को पॉलिश करा तो कॉन्वेक्स. ठीक है. अब इन ये जो मिरर है, इससे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजी. इसकी देखेंगे हम लोग. देखो, आउटर सरफेस को अगर पॉलिश करी है तो कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव. इनर सरफेस को पॉलिश करी है तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. एग्री? सुनिएगा, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट वी डिनोट बाय P. इसे हम काहे से डिनोट करते हैं? और इस P को क्या बोला जाता है? पोल. मिरर का जो सेंटर पॉइंट है दैट पॉइंट वी कॉल एज पोल. इसे हम बोलते हैं पोल. ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोल.
और आपने इसे निश्चित रूप से एक स्फेयर से काट के बनाया है। इट हैज़ बिन कट फ्रॉम अ स्फेयर, करेक्ट। इसे आपने एक स्फेयर से कट करके बनाया है। जिस स्फेयर से आपने काट के बनाया है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, जिस स्फेयर से आपने काट के बनाया है उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर को हम लोग नाम दिया करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच मिरर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस स्फेयर की रेडियस, किसकी रेडियस? स्फेयर की, जिससे आपने उसे काट के बनाया था, उस स्फेयर की रेडियस को हम लोग क्या कहते होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? मिरर के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। उस स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बनाया गया है को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फेयर की रेडियस को हम क्या बोलते होते हैं? और ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, यू सी, ये जो लाइन है, ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, ठीक है। कौन सी लाइन? जो किसको ज्वाइन करती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी, इस लाइन को हम क्या बोला करते हैं? ये जो लाइन है जिससे आपने बनाया था इसको, इस को हम क्या कहते होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हमने नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मेरे ख्याल से PL होता है, तो फिर PLE भी प्रिंसिपल तो नियम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब तो मुख्य हो गया और उस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत हो गया, अगर उस तरह से चला जाए तो यही बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्यों बोलते हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। सर इसे प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोला? आपको मालूम है सर्कल में जो रेडियस होती है, सर्कल हो या स्फेयर हो, सर्कल हो या जो स्फेयर हो, उसमें जो रेडियस होती है वो हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। जानते हो, कोई भी सर्कल हो, यू हैव एनी सर्कल, तुम्हारे पास में कोई सर्कल हो या इवन तुम्हारे पास में कोई स्फेयर हो, जैसे तुम्हारे पास एक सर्कल है या तुम्हारे पास में स्फेयर है, जो रेडियस होती है ना वो हमेशा सर्कल की सरफेस के, सर्कल की सरकमफेरेंस के, या फिर स्फेयर है तो स्फेयर की सरफेस के, हमेशा कैसी होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। ये इसके परपेंडिकुलर होती है, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। सर्कल में या स्फेयर में जो रेडियस होती है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को दूसरी भाषा में हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते आ रहे हैं? क्या बोलते हुए आ रहे हैं? नॉर्मल बोलते हुए आ रहे हैं या नहीं बोलते हुए आ रहे हैं? तो ये जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस होती है ये हमेशा सर्कल की सरकमफेरेंस या स्फेयर में उसकी सरफेस के कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहो कैसे होती है? उसके परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ क्या हुआ, अब आप कोई भी लाइन जो सेंटर से ड्रॉ करोगे, जैसे ये सेंटर से ड्रॉ करी आपने, ये आपने सेंटर से ड्रॉ करी, 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 तो ये क्या होगी? सर्कल के या स्फेयर के सरफेस के कैसे होगी? ये क्या होगी उसके? ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? ये क्या होगी उसके? ये क्या होगी उसके? ये परपेंडिकुलर होगी उसके? बोलो होगी या नहीं होगी? ये जो भी हैं ये हमेशा क्या है? इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? बताइए, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो जब ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। जो भी लाइन सेंटर से जा रही है वो रेडियस हो गई कि नहीं हो गई? मुझे बताओ।
मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ, दिमाग लगाओ और फिर सोचो। जो भी लाइन सेंटर से जा रही है वो रेडियस हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, जो भी लाइन सेंटर से जा रही है वो रेडियस हो गई, वो रेडियस हो गई, वो रेडियस हो गई, वो रेडियस हो गई, वो सब रेडियस हो गई। जो भी कोई लाइन सेंटर से पास हुई है वो रेडियस हुई है, और रेडियस है तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो जब वो परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? अब जो परपेंडिकुलर है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्कल है तो उसको अपन ने नॉर्मल को एक और नया नाम दे दिया, एक्सिस। तो ये सारी लाइन जितनी भी मैंने ड्रॉ करी वाइट कलर से, ये सारी एक्सिस हैं, और उन सभी एक्सिस में ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसे हिंदी में कहा जाए तो मुख्य अक्ष, इसे हिंदी में नाम देंगे। एनी लाइन पासिंग टू सेंटर इज रेडियस which is always perpendicular to the circumference of the circle or sphere, surface of the sphere. से है या नहीं है? ठीक है, तो सब उसके परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, तो इनको हमने नाम दे दिया एक्सिस। और उन तमाम एक्सिस में सब लाइनें एक्सिस हैं, ये अक्ष है उसकी एक्सिस है, ये सारी उसकी एक्सिस हैं, और उन सभी एक्सिस में ये वाली जो लाइन थी जो पोल से पास हो गई, उसे हमने क्या नाम दे दिया? सबसे मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसे हिंदी में नाम दिया जाता है। अंडरस्टूड? सो ये जो लाइन है, दिस लाइन वी कॉल एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी है? हमने यहाँ पर क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी? हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी यहाँ पर भैया? ये जो है, ये क्या है? स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर को क्या बोलते होते हैं? पोल। बोलो, मिरर के सेंटर को हम बोलते होते हैं पोल, और जो जिससे आपने बनाया था जिस स्फेयर से, उस स्फेयर की रेडियस को क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? ठीक है, उसे हमने नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसे प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया। ठीक है, और ये जो स्फेयर है, सामने से देखते हो तो वो सर्कल नजर आता है तुम्हारे को, सामने से देखते हो तो तुम्हें क्या नजर आता है? सर्कल। इस सर्कल का ये जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर को हम क्या कहते हैं? अपर्चर। इस डायमीटर को हम क्या नाम देते होते हैं? और हम जितने भी मिरर या लेंसेज पढ़ने वाले हैं पूरे ऑप्टिक्स में, वो सब ऐसे होंगे जिनका अपर्चर बड़ा छोटा होगा। जिनका अपर्चर क्या होगा? कहिए। कर लिया भैया? ये जो है, ये क्या है? अपर्चर। और हमें जितने भी लेंस या मिरर पढ़ने हैं, हम उन सारे लेंस या मिरर में देखेंगे कि जो अपर्चर्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। ठीक है, ठीक है, ये बस बनाना है, कर लो। ठीक है, अब एक और बेसिक टर्म पर आ रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास में मिरर, ये क्या है? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये क्या था? पोल था। ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। करेक्ट। ये मैंने कौन सा मिरर ड्रॉ करा? कॉनकेव मिरर। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर कौन सा मिरर ड्रॉ करूँ? कॉन्वेक्स मिरर।
ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हुआ क्या, मैं कोई भी लाइट रे लूँ, मैं कोई भी लाइट रे लूँ जो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करूँ। कैसे इंसिडेंट करूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल? तो मैं कोई लाइट रे इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करूँगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स्ड पॉइंट से जाएगी। जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करूँगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स्ड पॉइंट से। जब भी मैं कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता हूँ, जैसे मैंने ये करी, जैसे मैंने ये करी, तो जब मैंने इसके पैरेलल इंसिडेंट करी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। जब भी मैं कोई लाइट रे इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करूँगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट्स, सारी की सारी देख लो आप, ठीक है। जब भी कभी कोई लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया जाएगा, वो दूर हो उसके या पास हो, दे ऑल विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से जाएगी और वो जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट से जाएगी, और वो जो फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोला करते हैं? उसे हम बोला करते हैं फोकस। उसे फोकस भी कहते हैं, इवन कुछ लोग उसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। जब भी कभी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से ही पास होंगी, भले आपने उस लाइट रे को बहुत नज़दीक से इंसिडेंट किया हो या दूर से इंसिडेंट किया हो, नज़दीक से इंसिडेंट किया हो, दूर से इंसिडेंट किया हो, दे ऑल विल पास टू अ फिक्स पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते होते हैं? और यू से प्रिंसिपल फोकस। वो फिक्स पॉइंट से जाएगी हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पास किया तो वो एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपेयर होगी। वो एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या क्या होगी? जाती हुई अपेयर होगी, ठीक है। जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करोगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई अपेयर होगी। वो जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोला करते हैं? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो। मैंने कहा आपसे कि मैं जब शुरू करता हूँ तो बिल्कुल वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मतलब 10th लेवल पर भी लोग कई बार नहीं पढ़ाते, ठीक है। ये सब तुमने 10th में पढ़ा है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। सो जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, देन ऑल ऑफ देम आफ्टर रिफ्लेक्शन पास टू अ फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते होते हैं? फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और उसकी ये प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहलाएगा, और इसकी पोल से जो डिस्टेंस है, इसकी पोल से जो डिस्टेंस है, इस प्रिंसिपल फोकस की पोल से जो डिस्टेंस है, दिस वी डिनोट बाय स्मॉल एफ, और इसे हम क्या बोला करते हैं? दिस डिस्टेंस वी कॉल एज फोकल लेंथ। इसे हम क्या बोलते होते हैं? फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कहलाएगी, क्या कहलाएगी ये? और एक ऐसा प्लेन जो फोकस से जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन जो कहाँ से जा रहा है? फोकस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? फोकस से पास हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जो फोकस से पास हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? उस प्लेन को
ये जो प्लेन हमने बनाया है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल प्लेन। क्या बोलते होते हैं हम? फोकल प्लेन। समझ में आई बात? जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे जहाँ नहीं बोल रहा मैं, प्रिसाइजली पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? एक फिक्स पॉइंट से। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है? अगर पास होती है तो वो रियल फोकस हो जाएगा, और पास नहीं हो रही रिफ्लेक्शन के बाद, पास होती है अपेयर हो रही तो वो वर्चुअल फोकस हो जाएगा। अंडरस्टूड? बनाइए एग्जाम्पल। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई तुम्हें न्यूमेरिकल आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट फोकल प्लेन में रखा हुआ है तो तुम्हें समझ लेना कि इसका मतलब क्या है। बना लिया ये? ये बनाना बना लिया? तो ये फोकस को ना डिफाइन करने का तरीका हो गया। वेन एवर एनी लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर either it goes through a fixed point or it appears to be passing through a fixed point. That fixed point we call as focus. Distance of focus from pole is known as focal length, and any plane passing through focus perpendicular to the principal axis is known as focal plane. फोकस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो तुमने परिभाषा अभी पढ़ी ना, कितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, कई बार ना तुम्हें कोई एक ऑप्टिकल सिस्टम दे देंगे, जैसे 2-3 लेंसेज दे दिए, 2-3 मिरर्स दे दिए, और तुमसे उस वो जो भी ऑप्टिकल सिस्टम है उस ऑप्टिकल सिस्टम की फोकल लेंथ निकालने को बोली कि इसकी फोकल लेंथ बताओ क्या हुई, इस सिस्टम की क्या बताओ, फोकल लेंथ बताओ। तो उसके लिए मालूम है क्या करना है? सिंपल सा काम, आप उस सिस्टम पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज लाओ, और फाइनली वो लाइट रेज जहाँ से पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। अभी मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम बोलूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि हाँ मैंने बताया था, तब तुम्हें याद आएगा कि ये मतलब कितनी भी जटिल से जटिल किस्म की प्रॉब्लम क्यों ना हो, जेईई एडवांस की खतरनाक से खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम क्यों ना हो, सिंपल मेथड है। आपको किसी भी सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है रस, तो क्या करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज लाओगे, रिफ्लेक्शन करवाओगे, रिफ्रैक्शन करवाओगे, जहाँ से फाइनली वो क्या होंगी प्रियवंश? पास होगी या पास होती हुई अपेयर होगी, उस जगह पर क्या बनने वाली है? वही क्या कहलाएगा? थर फोकस, और उसकी डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ। ठीक है? मतलब ये बहुत कई जो मैं तुम्हें बार बार जो बोलता हूँ भैया, ये जो एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो बहुत बेसिक इन्हीं फंडामेंटल्स पर होते हैं। फंडामेंटल्स बड़े जो हैं वही हैं, उनके अलावा कुछ और आसमान से उतर कर नहीं आता, इनको अप्लाई करना है। और जेईई एडवांस तो तुम्हारे पास में तुम्हारे को फंडामेंटल्स कितने आते हैं और तुम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हो, वही तो देखना है। समझे? फोकस को एक और तरीके से अपन डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास में मिरर है, और ये क्या है उसके? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये उसके? ये रहा उसका पोल। ठीक है भाई, हमारे पास में क्या है? ये रहा मिरर, और ये उसके आपने इस सरफेस पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ठीक है? ये क्या है उसके? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा उसका पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर तुमने कोई लाइट रे को इंसिडेंट किया, देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे अगर तुमने कोई लाइट रे इंसिडेंट की तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर तुमने कोई लाइट रे को इंसिडेंट किया, जैसे तुमने ये लाइट रे को इंसिडेंट किया, इस पॉइंट से पास होते हुए तुमने किसी
इस पॉइंट से पास होते हुए तुमने किसी लाइट रे को क्या करा, इंसिडेंट किया यहाँ से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो उसके, ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल आप अगर यहाँ गौर करो तो यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। अभी पैरेलल इंसिडेंट कर रहे थे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, बोलो ना। जब पैरेलल इंसिडेंट कर रहे थे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी। इज इट करेक्ट? अभी तुमने एक पॉइंट से पास होते हुए इंसिडेंट किया, एक पॉइंट से पास होते हुए तुमने क्या करा, इंसिडेंट। ये लीजिए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहिए, there is a point on the principal axis through which when light rays are passed, then after reflection from mirror they all become parallel to the principal axis. अगर मैंने क्या करा यादव, पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे अगर मैंने लाइट रे को इंसिडेंट किया तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कृष्ण, वो उसके पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा है। लाइट का एक प्रिंसिपल तुमको कल मैंने बताया था, फर्मेट प्रिंसिपल। लाइट शॉर्टेस्ट पाथ चुनने की कोशिश करती है, कल अपने पढ़ा देखा था। एक और अभी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि अगर लाइट के पाथ को तुमने एक डायरेक्शन में रिवर्स किया तो वो सब डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे भेजा तो ऐसे गई थी, तो ऐसे भेजा तो ऐसे हो गई। देखो आप, और एरो जरूर बनाना, अदरवाइज मालूम नहीं रहेगा कि कौन सी लाइट किधर से जा रही है। एरो हमेशा बनाओ। तो क्या कह रहा हूँ मैं, एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर तुमने लाइट रेस को इंसिडेंट किया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बोलो, ये फिक्स पॉइंट वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। मैं बहुत 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 आराम से चल रहा हूँ। नॉर्मलाइज मैनर में जेईई नीट की तैयारी वालों के लिए इतनी आराम से नहीं चला जाता, नहीं चला जाता, बिल्कुल संभव ही नहीं है। बट मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि हमारे को सब चीज़ें समझ में आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, अभी तुमने पैरेलल इंसिडेंट किया था तो रिफ्लेक्शन के बाद फिक्स पॉइंट से पास हुई थी। अभी एक फिक्स पॉइंट ऐसा है, चाहे जो पॉइंट नहीं है वो पॉइंट यहाँ है तो यही होगा। अभी इधर आजू बाजू इधर कहीं से इंसिडेंट करोगे तो वो पैरेलल होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी इंसिडेंट कर दोगे वो हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर तुमने लाइट रेस को इंसिडेंट किया, जिससे अगर तुमने लाइट रेस को इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। बोलिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाना, उसने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना है। बोलिए, वो जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट वही है जिसे तुमने एफ नाम दिया यानी फोकस नाम दिया है। ठीक है, तो फोकस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब कभी कोई लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, उसे हम बोलते हैं फोकस। उसकी पोलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। या तो तुम ऐसा बोलो या यूँ बोलो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर किसी लाइट रे को इंसिडेंट करो या जिससे इंसिडेंट होती हुई अपेयर हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। से डन। बना लिया? कर लिया भैया? लिसन,
ये एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये जो लाइन है हम सब लोग जानते हैं ये क्या है, इसकी ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा इसका पोल, ठीक है, ये रहा इसका फोकस और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्री हो? पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ये स्फीयर की रेडियस है विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। एग्री हो इस बात से? और फोकस से जो डिस्टेंस होती है इसकी ये, दिस डिस्टेंस वी कॉल एज फोकल लेंथ। एम आई करेक्ट? स्फीयर की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस वी कॉल एज फोकल लेंथ। कहो। नाउ व्हाई we are going to establish a relation between these two quantities, that is capital R and small f. Capital R is the radius of curvature, which is the radius of the sphere from which mirror has been obtained. And what do we mean by focal length? It is the focal length, it is the distance of focus from the pole. And focus क्या 3-4 बार अपन देख चुके हैं। मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा ज़रा गौर करिएगा। मैंने क्या करा, ये एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया, इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद जनाब ये फोकस से पास होगी, ठीक है। वो जो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसको एक काम करते हैं, उसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको नाम देता हूँ, चलो मैं इसको मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ से मैं कैसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया एम। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझिएगा, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। सिंपली आई कैन से एक फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे लाई जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उसको मैंने क्या नाम दे दिया मौलिक? ए नाम दे दिया। वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम नाम दे दिया। बोलो ठीक है। अब अगर उस पॉइंट ए को, यदि उस पॉइंट ए को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूं, यदि इस पॉइंट ए को मैं किससे ज्वाइन कर दूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो AC होगा इसकी खासियत क्या होगी मालूम? क्यों कर देगा? ये जो AC होगा, AC की खासियत क्या होगी? AC की खासियत ये होगी कि ये सर्कल की सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? नॉर्मल है, सेंटर से पास हुआ। एनी लाइन पासिंग टू सेंटर इज रेडियस and radius is always perpendicular to the surface of the sphere. Few minutes back only we have seen this. मैंने उस भाई ये जो पॉइंट है उसके सरफेस पर है, उस पॉइंट को अगर मैंने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया तो मुझे जो मिला भैया आयुष पाटीदार, वो क्या मिला? रेडियस। क्या मिली मुझे? वो मुझे रेडियस मिली या नहीं मिली? तो वो क्या होगी दिव्यांशु? वो इसके परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी, ये रेडियस हो गई, मतलब सरफेस पर क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। ये थी तुम्हारी इंसिडेंट रे। इसको अगर अपन समझें तो ये क्या है तुम्हारी? कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। है या नहीं है? और ये जो लाइन तुमने बनाई ये क्या है? नॉर्मल है। बोलो है या नहीं है? और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल वी कॉल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इटसेल्फ। बोलो। तो अगर मैं यूं कहूं कि जो AC है वो इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल बाइसेक्टर है, तो बात एक वही होगी। उसको बिल्कुल बीच में बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको वो से। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। कितना होगा ये एंगल? क्यों आई? अल्टरनेट एंगल। भाई ये इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस लाइन ने इसके साथ में अगर आई एंगल बनाया तो यहाँ भी कितना बनाएगी? आई ही बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप जाना है, रट्टा मार के काम कभी नहीं होना, ये ध्यान रखना। बहुत सारी जगह पर तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, कोई दो राय दो मत है नहीं उसमें कि आपको मगिंग करना पड़ेगी, पर बहुत सी चीज़ों को अपन समझ सकते हैं। जिनको समझ सकते हो उनको समझे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ फिर रट्टा मारना है द लास्ट सॉल्यूशन। वी विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। सो दिस एंगल इज आई से। दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? तो इस लाइन अगर इधर एंगल आई बनाया तो ये भी आई बनेगा। चलो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा ये? 2i होगा। क्यों होगा 2i? ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ का एंगल देखा जाए तो ये कितना बन रहा है? 2i बन रहा है कि नहीं? तो ये भी कितना होगा? 2i होगा। कहो हाँ में हाँ मिलाना नहीं, पड़ोसी की बात सुनकर जवाब देना नहीं, अपना दिमाग लगाना तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया? जब अपना दिमाग लगा के काम करोगे तो भले ही थोड़ा सा कम काम हो, लेकिन एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ किया है। कुछ समझ में आया मैंने क्यों एंगल 2i बोला? हाँ जी कृष्णम, नहीं आ समझ में? बेटा ये दोनों पैरेलल हैं। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रहती है, ये इन दोनों के बीच का एंगल 2i था, तो अगर ये 2i था तो यहाँ पर भी 2i बनेगा या नहीं? आर्यन सिंह। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन ट्रायंगल मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? मैं ट्रायंगल लेता हूं CAM। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? CAM। CAM ट्रायंगल के बारे में अगर तुम ध्यान दो, ये रहा C, ये रहा A, ये रहा M, ठीक है? और ये एंगल कितना है? I है। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना? AM अपॉन क्या? CM। बोलो। ठीक है? ये रहा। कुछ ऐसी बात आई या नहीं आई भैया? अब एक बात और है कि इस केस में क्या होगा, हम हर बार एक लाइन लिखने वाले हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये जो मिरर आपने लिया है, अपर्चर ऑफ मिरर चूंकि मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि हम जो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो बहुत छोटे मिरर्स के लिए करेंगे, बहुत छोटे लेंसेस के लिए पढ़ेंगे। तो चूंकि मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, इसीलिए तुम tan i को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो? वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एंगल थीटा बहुत छोटा हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताने जा रहा हूं, सुनना। जब जब एंगल थीटा बहुत छोटा होगा, यहाँ पर जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात रहेगी कि जब थीटा बहुत छोटा हो, तो उस स्थिति में tan थीटा
साइन थीटा, इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है? थीटा। हमेशा नहीं, कब? जब एंगल बहुत छोटा हो। जब एंगल बहुत छोटा हो। मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ी है तुम लोगों ने, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू कितना? चाहे जब नहीं होता तभी होता है जब थीटा क्या हो? बहुत छोटा हो, थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, तो टेन आई को क्या लिख दिया मैंने? आई। और साथ ही में इस सी एम को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं सी पी। सी एम को क्या लिख सकते हैं हम? सी पी। सी से एम तक की जो दूरी होगी वो तकरीबन सी से लेके पी तक की दूरी के बराबर होगी, और सी से पी तक की जो दूरी है वो क्या है? आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बोलो, बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम मैंने बनाया है भैया। ठीक है, तो सी एम को मैं लिख सकता हूँ सी पी। ये सारी कहानी कब होगी? ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ये बार बार आने वाली है कि अपर्चर ऑफ मिरर इज़ वेरी स्मॉल। अगर मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है तो मैं सी एम को तकरीबन सी पी लिख सकता हूँ। सी से एम तक की दूरी लूँ या सी से पी तक की दूरी लूँ, कुछ खास अप्रिशिएबल कंसिडरेबल मार्जिन ऐसा डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला। तो वो सी से पी तक की दूरी जो कि होगी आर। ठीक है सर, और टेन आई को क्या लिख दिया मैंने? आई लिख दिया। कहो, तो इस बेसिस पर तुम्हारे पास में आई बराबर क्या आ गया? ए एम अपॉन आर। इससे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दिया? फर्स्ट इक्वेशन। इसे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दिया? फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब मैं काम करने जा रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट अवे, मैं अब ट्राइंगल लेता हूँ एफ ए एम। इसमें क्या होगा? टेन थीटा ये 2i है, तो यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। बोलो ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से वही बात आएगी कि चूंकि मिरर का अपर्चर क्या है? बहुत स्मॉल। सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इट इज़ वाई मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लिखूँगा? टेन टू थीटा को ये लिख दिया मैंने, और साथ ही में एफ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ पी। एफ से एम तक की दूरी एफ से पी तक की दूरी होगी, और एफ से पी तक की जो दूरी है एफ से एम तक की जो दूरी है वो एफ से पी तक की दूरी के बराबर होगी, और वो क्या हो जाएगा? वो एफ है, फोकल लेंथ है। तो वहाँ रखूँ मैं, इस बेसिस पर क्या आएगा? इस बेसिस पर 2i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में अगर देखूंगा तो वहाँ क्या लिखा हुआ? ए एम। क्या लिखा हुआ है? ए एम। और अपॉन में क्या है? एफ एम। एफ एम को क्या लिख दिया? सो ये तुम्हारे पास में कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड इक्वेशन आ गई। नहीं आया समझ में? आया भाई? हमने क्या करा? हमें यहाँ पर कहा गया है वी आर देयर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट लाई, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। जिस पॉइंट पर गई मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया ए।
वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, जिस वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आया वो आया m। क्या आया वो? उस पॉइंट को स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन किया तो वो कहलाएगी रेडियस। सेंटर से पास हो रही लाइन तो वो रेडियस होगी, जो कि स्फीयर के सरफेस के नेचुरली परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे तुमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे ने जो बनाया वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इस लाइन ने ऊपर जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ऐसे ही इस लाइन ने, ये दोनों पैरेलल हैं तो इस लाइन ने इसके साथ जो एंगल बनाया वही एंगल यहाँ बनेगा। तो ये वाला एंगल आई था तो ये आई बना, ये कुल मिलाकर 2i था पूरा एंगल। ये पूरा एंगल कितने का था? तो ये भी 2i हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2i आ गया। आ गया? अब एक ट्रायंगल तुमने कौन सा लिया? CAM। tan i इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट चूंकि मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, मतलब ये जो डिस्टेंसेस ली गई हैं, डिस्टेंसेस के कंपेरिजन में मिरर बड़ा छोटा सा है, साइज वो बहुत ही कम है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, चूंकि ऐसा है। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा बनेगा, जब थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा हो या sin थीटा हो, दोनों को तुम तकरीबन थीटा लिखोगे। और CM को लिख दिया CP, और CP की वैल्यू तुम डायग्राम में देख लो वो है R, तो रख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे दूसरा ट्राइंगल लिया कौन सा? FAM। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वो लाइन कॉपी पेस्ट होगी कि चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है इसलिए एंगल स्मॉल बनेंगे, तो ये tan थीटा को लिखा थीटा, FM को लिखा FP, ये आया। बोलो आ गया? तो ये AM अपॉन FP, और FP की वैल्यू कितनी है? F। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। पहले इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरो बना कर डायग्राम बनाओगे, और डन करिए। अभी आप लोग जो दोनों इक्वेशन बनी है इनसे रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। अभी ये जो दो इक्वेशन बनी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा? I की वैल्यू कितनी थी? AM अपॉन R इज इक्वल टू कितना? AM से AM क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ क्या आया? R इज इक्वल टू क्या आ गया? 2F। बोलो डन। अभी कौन सा मिरर था ये? कॉनकेव मिरर। अभी मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए फार्मूला डिराइव करने जाऊँ। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रे इंसिडेंट करी, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से जाती है, या जाती हुई क्या होती है? अपेयर होती है।
फिक्स पॉइंट से जाएगी या जाती हुई क्या होगी, अपेयर हो। ये रहा, ठीक है। अरे कहिए, और ये जो पॉइंट है इसे तो हम नाम दे देते हैं पोल, इसे हम नाम देते हैं फोकस, और इसे हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे बोलिए, अब ये जो लाइन होगी हम जानते हैं ये स्फीयर की सरफेस के क्या होगी, क्योंकि रेडियस है ये, तो ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। बहुत बढ़िया बात, दिस इज नॉर्मल। व्हाट इज दिस, इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब क्या होगा, आर इसके आई के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भैया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा, क्यों आई, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसके साथ में इस लाइन ने, जो ऑरेंज लाइन ने येलो लाइन के साथ में एंगल आई बनाया, तो यहाँ पर भी वही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एंगल आई बनेगा। एम आई करेक्ट? एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, कितना एंगल बनेगा ये, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में इसने 2i एंगल बनाया है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो वह एम, और इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देते होते हैं, ए। बोलो, और ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल लेंथ, बोलो कहलाएगी। हाँ जी, अब आप खुद से डिराइव करो जरा फटाफट से, जैसा पिछली बार किया था हमने। करा फिर डेरिवेशन, किसने किसने कर लिया डेरिवेशन, हाथ ऊंचे करो। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है उज्जवल, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, देखो और सारे स्टेप्स लिखो, करो, बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स हैं। वही तुमने कौन सा ट्रायंगल लेने का है, CAM, और फिर FAM, सेम वही। tan i को तुम लिखोगे i, और AM को क्या लिखोगे, वो CM को क्या लिखोगे, CP, नहीं लिखोगे। और MF को क्या लिखोगे, PF, लिखोगे या नहीं। सेम इक्वेशन लगानी है, करो करो भैया, डिट्टो सेम है। इतने प्यार से करा रहा हूँ, इतने आराम आराम से करा रहा हूँ, और उसके बाद में अगर तुम बोलो कि हमको कॉपी करने का टाइम नहीं मिला तो फिर क्या। मैं स्लोएस्ट राइटर था मेरी क्लास का, सबसे धीमा लिखता था मैं, सबसे बेकार हैंडराइटिंग, सबसे बेकार ड्राइंग। हैंडराइटिंग में तो चलो मान भी लेंगे क्योंकि हम खड़े खड़े शब्द लिखने वालों में से, हमने कर्सिव लिखना सीखा नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे हम, तो हमको कर्सिव लिखते आता नहीं, आज भी नहीं आता। और लिखने की स्पीड सबसे स्लो। मैं तो 12वीं बोर्ड का पेपर देने गया था, तो मैं तो यही बस भगवान से दो ही प्रेयर करके जाता था बस, खाली कि जितने क्वेश्चन है वो सारे पेपर के मुझे दिख जाए हों। ये ऐसा होता था कि क्वेश्चन नहीं दिखता था मेरे को। ये होता है, मतलब जिसको नहीं हुआ उसको नहीं वो लगता अच्छा ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, पर मेरे साथ तो होती थी कि मान लो 29 क्वेश्चंस का पेपर है तो मुझे एक 26वां क्वेश्चन दिखा ही नहीं। घर आकर मैं पापा को बोल रहा हूँ, अरे यार पापा दिखा ही नहीं। पापा ही देखते बोले ऐसा कैसा लड़का मेरा है, क्वेश्चन नहीं दिखा इसको 3 घंटे में।
ऐसा होता था। एक तो ये, और दूसरा मुझे टाइम कम नहीं पड़े। इसकी चिंता कभी नहीं पाली कि बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट होगा। बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट या सिंपल तो होता ही नहीं, बोर्ड का पेपर तो लेंथी होता है या फिर छोटा होता है, दो चीज़ें होती हैं। बोर्ड का पेपर में काहे का डिफिकल्ट। करा भैया, सेम वैसा का वैसा सारी इक्वेशंस बन रही हैं, बन रही हैं। करा है भैया रोहित यादव? नहीं करा। सुशोभित नहीं बना? पार्डन मी, R इज इक्वल टू 2F सेम आएगा, F इज इक्वल टू R/2। बात तो वही है। आर्यन राठौर हुआ कि नहीं हुआ? निर्जला क्या आ रहा है? सेम आएगा। सो इट इज इमैटेरियल कि वो कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर। भले वो कॉन्केव मिरर हो या फिर R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू कितना, R/2। इससे क्या कंक्लूड हुआ? इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है? इससे ये कंक्लूजन आ रहा है कि सर भाई ये जो डिस्टेंस है वो इसकी डिस्टेंस की हाफ है। मतलब इससे ये कंक्लूजन आ रहा है कि जो फोकल लेंथ है इट इज फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। मतलब F जो है इज मिड पॉइंट ऑफ PC। F जो है वो PC का क्या है, सॉरी F PC का क्या है, मिड पॉइंट है। जो फोकस आएगा वो इन दोनों के बीच का क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। जो कहानी मैंने यहाँ बोली वही कहानी यहाँ भी आनी है। बोलो हुआ कि नहीं? युवराज हुआ या नहीं हुआ डेरिवेशन? पक्का? हाँ उज्जवल, F जो है वो PC का क्या आ रहा है, मिड पॉइंट। सेम, बिल्कुल सेम का, बस उसमें इस तरफ चल रहा था मामला, इसमें इस तरफ चल रहा है। यादव हुआ बेटा? प्रत्युष, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। ठीक है। यहाँ एक बात तुम देखो कि जो मिरर की फोकल लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। मिरर कौन से मटेरियल का बना है, मिरर किस मीडियम में रखा है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तुम्हें लगेगा इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ना है, लेकिन तुम अभी आगे चल के लेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? तो तुम देखोगे कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो किससे बनी है, लेंस किससे बना है और किस में रखा है। वही कांच का लेंस है, उस कांच के लेंस को एयर में रखो तो फोकल लेंथ अलग आएगी, पानी में ले जाओ तो फोकल लेंथ अलग हो जाएगी। तो लेंस की फोकल लेंथ किस से बना है और किस में रखा है सब पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इररिलेवेंट मटेरियल ऑफ मीडियम, मटेरियल ऑफ मिरर क्या है, मीडियम इन विच मिरर इज केप्ट। इससे क्या है सब चीजें, ये इंडिपेंडेंट है। बोलिए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर is independent of material of mirror and medium in which मिरर इज केप्ट। फोकल लेंथ जो है इन पर कतई डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है किससे? मटेरियल ऑफ मिरर
और साथ में क्या, मीडियम, जिसमें मिरर को रखा है। अंडरस्टूड? आप जब लेंस पढ़ोगे कृष्णम तो यू विल फाइंड कि लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पर भी डिपेंड करेगी, किस में रखा है और किससे बना है उस पर भी डिपेंड करेगी। कहो। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बोला जाए तो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन है? IIT ऑब्वियसली, है ना। IIT मुंबई को आप रेट कर सकते हो पहले नंबर पर। कुछ ब्रांचेस में IIT कानपुर होगा अच्छा, कुछ ब्रांचेस में IIT दिल्ली होगा, कुछ ब्रांचेस में हो सकता है IIT चेन्नई भी हो, बट मोस्टली कंपटीशन इन तीनों के बीच में चलता है, IIT K, IIT D और IIT B। ठीक है, IIT B मतलब बॉम्बे, पोवई, मुंबई। कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर बात बोली जाए तो अगर बात करी जाए कंप्यूटर साइंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो कौन अच्छा है? IIT कानपुर अच्छा है, IIT मुंबई, बॉम्बे। ठीक है, IIT कानपुर ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अच्छा है, CSE ब्रांच में। मतलब पोवई और उन दोनों का कंपटीशन रहता है कि या तो क्या मिलेगा, IIT B लेगा बच्चा या फिर क्या लेगा, IIT K लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लेगा तो पक्की बात है फिर वो IIT B में जाएगा। मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है तो IIT D में जाएगा, ये कंफर्म बात है। तो ये कंपटीशन चलता है IITs में। तब हमारे टाइम पर तो 6 IITs होते थे केवल, जो 6 तुम कौन से सुनते हो? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, ये 6 थे बस। ठीक है, ये 3 तुमको बताया मैंने, कानपुर, बॉम्बे और दिल्ली, खड़गपुर, चेन्नई और गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट का। बाद में फिर जाकर जो है वो उस समय BHU का एग्ज़ाम भी होता था, तो IT BHU, उसको IIT नहीं बोलते थे, उसको IT BHU बोलते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का होता था वो, तो वो भी IIT JEE के थ्रू मिलता था। फिर रुड़की उस समय अलग होती थी, रुड़की की एग्ज़ाम अलग होती थी, REEE नाम से, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा कॉलेज था रुड़की, उत्तराखंड का बड़ा अच्छा कॉलेज था वो। तो वो था। बाद में फिर ये बथेरे IITs खुल गए, फिर ISM धनबाद को भी IIT बना दिया, और अब तो 23-24 जो IITs हो गए सारे जो हो गए, जम्मू का और तुम्हारा इंदौर का और हैदराबाद का, और इस तरह से ये सारे हो गए। ठीक है, पर इसके बाद में जो NITs हैं, उस समय बिट्स पिलानी आज भी बड़ा अच्छा है इंजीनियरिंग कॉलेज। बिट्स पिलानी में उस समय 12th के परसेंटेज पर एडमिशन होता था, 12th के परसेंटेज पर एडमिशन हुआ करता था उस टाइम पर। मुझे मालूम है मेरे भी 2 या 3 स्टूडेंट केवल 12th के परसेंटेज पे बिट्स पिलानी में गए। बिट्स पिलानी वाज समथिंग, मतलब इवन IITs को भी कई मामलों में पीछे छोड़ता था वो। लेकिन उसके बाद में किन का नंबर आता है? REC का, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिनको तुम आज NIT बोलते हो। NIT भोपाल, NIT नागपुर, NIT सूरत, तो ये जो है तो NIT जालंधर, तो ये सारे होते हैं। तो पहला नंबर पे NIT कौन सा, REC कौन सा? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु का, तिरुचि बोलते हैं उसको। सूरतकल दूसरा नंबर का, और तीसरे नंबर का वारंगल। और सूरतकल और वारंगल में कंपटीशन चलता है 2nd 3rd पोजीशन का। आज भी वही सिचुएशन है मेरे ख्याल से। हालांकि रैंकिंग सब ये चेंज होती रहती साल दर साल, और रैंकिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी ऑथराइज्ड एजेंसी आज की डेट तक भी नहीं है। रैंकिंग आती रहती है, हालांकि अभी तुम पढ़ते हो अखबारों में रैंकिंग आती है, बट वो कोई बहुत सर्टिफाइड, मतलब एकदम जिसको अपन बोलते हैं कि पक्का वो रैंकिंग होगी से ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनके बारे में सोचते हैं कि इनकी रैंकिंग नहीं हो सकती, वो भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में रैंकिंग सोची जाती पर वो नहीं मिलते हैं। तो वो उज्जैन का लड़का था रजत दिसावल, होशियार बच्चा था, उसका पापा भी NIT सूरतकल से था। तो वो मेरे से ऑब्वियसली मुझसे सीनियर रहे होंगे वो, तो और भी मेरे से उम्र में भी बड़े ही थे वो। ठीक है, तो वो बड़ा तेज़ दिमाग का था वो मेरे पास आया था 10th क्लास में, एंड ही वॉज फ्रॉम 9th क्लास तक वो उसने कहाँ से पढ़ा था? ICSE से। तो ICSE में थोड़ा सा सिलेबस एडवांस चलता है CBSE के कंपैरिजन में। 9 से एक तो सब्जेक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, और रिलेटिवली थोड़ा सा मुझे ऐसा ध्यान है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में 9th में पढ़ा दिया जाता है, अगर मुझे सही आइडिया है तो। वो मैं 11th 12th की क्लास में बैठाता था, उसके रिप्लाई सबसे पहले आते थे। मतलब 11th 12th वाले, जो वेदांत कमसदर महाराष्ट्र का बच्चा जो IIT गया यहाँ पर, मतलब वो उससे भी पहले आंसर दे देता था वो। और वेदांत बहुत अच्छा था, मतलब वो तुमने कभी वो शांतनु भैया वगैरह से तो तुमने देखा, तुमने टाइम बताया उन लोगों के साथ में, तुम कभी उनसे शांतनु भैया वगैरह से पूछते तो बताते हाँ वेदू भैया, मतलब वो उसकी उंगली पकड़ के चलते थे बिल्कुल। वेदू भैया मतलब क्या, बहुत डिसेंट लड़का, बहुत डिसेंट, मतलब वो वॉलीबॉल भी खेलेगा और
पढ़ाई भी करेगा। तो बिल्कुल सब उसकी उंगली पकड़ के चलते थे, वो लीडर था वेदू उनका सबका। उससे पहले उसके आंसर आते थे, उससे पहले उसके आंसर आ जाया करते थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट था दिमाग से वो। लेकिन उसको लत क्या थी मालूम है? वो कॉपी में लिखता नहीं था, वो होशियार बहुत बनता था वो। जैसे तुम लोग बन रहे हो ना कोई कोई, ये सारी होशियारी धरी रह जाएगी। आप कितनी बड़ी परीक्षा देने जाओ, अगर आखिरी में आपने रिवीजन नहीं किया ना तो आपका काम नहीं होना। और जिस परीक्षा को तुम जीवन में पहली बार देने जाओगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे 26 साल होगा उसको दिलाते हुए, आखिरी के 15 दिन में यही लगता है काश 15 दिन और आगे एग्ज़ाम बढ़ जाए, 1 महीना और एग्ज़ाम बढ़ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये सबको लगता है कि सिलेबस नहीं हो पाता ना, हो ही नहीं पाता सिलेबस। मेरा सिलेबस कंप्लीशन थोड़ी ना काम है, तुम्हारा कंप्लीशन। तुम अगर बोलोगे सिलेबस कम कंप्लीट करना, मैं 4 महीने में चाहूँ 4 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट बिग डील फॉर मी टू कंप्लीट द सिलेबस। आप जो टॉप रेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब मैं आज भी अगर ये कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूशन को मैं नहीं मानता कि अगर मुझे नाम बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोलूं अगर मैं एलन के बारे में बात करूं या कोई भी XYZ, तो मैं मानता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ये, या कोई बहुत जादूगर टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर मैं जेन्युइनली मेरा जो IIT का एक्सपीरियंस है, मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यहाँ फिर जी अच्छा पढ़ाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उस पर एक नपा तुला काम होता है। और कभी भी वहाँ पता करोगे तो वहाँ कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता फिर जी पर। जितनी बेकार कोचिंग इंस्टीट्यूशन होगी वहाँ जल्दी हो जाएगा, फिर जी पे नहीं होता। बाकी तो ये जो सो कॉल्ड नाम चलते होंगे वो जो भी हो, मतलब एलन का नाम ले रहे तो बाकी कुछ बचा ही नहीं बाद में, क्योंकि सब एलन को जानते हैं कि एलन तो ऐसी है वैसी है, सब लोग सुनते हैं उसके बारे में। तो वो तो ऐसे रोबोट होते हैं कि उनको दे देते हैं चीज़ें, वो जाके क्लास में उसकी उल्टी कर देनी। उनको 200 बच्चे बैठे हैं, उनको नाम भी नहीं पता, थोड़ा डांस करके बता दिया, थोड़ा सा इमोशन कर दिया, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया। और वो जो ऑनलाइन वाले आए वो तो और ज़्यादा नौटंकी चलती है उनमें, तो वो रो की अपना चैनल बना देते हैं। अभी वो देखा था मैंने, एक बहुत वायरल हो गया, वो रो के वीडियो बनाया उन्होंने कि हमने आपको छोड़ दिया, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उतने में उनके 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए उनके, देर ही नहीं लगी उनको। तो ये ज़्यादा वो चलता है, लोगों को पसंद भी आता है। पर मैं मसले की बात पर आ रहा हूँ। तो क्या है, जब आपने अगर रिवीजन नहीं किया है तो आपका कुछ नहीं होना। आप सिलेबस भले 80% करो, कम से कम जेई जैसी एग्ज़ाम में आपने भले ही 80% सिलेबस किया हो, लेकिन आपका रिवीजन होना चाहिए। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 बार करना पड़ता है। 5-5 बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन कहाँ से करोगे जब तुमने लिखा ही नहीं कुछ? तो कहाँ से करोगे रिवीजन? ये एग्ज़ाम में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच मांगती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तैयारी मांगती है, बहुत ऑर्गेनाइज तैयारी मांगती है। तुम्हारे पास एक ही सोर्स है, तुम्हारी कॉपी। अभी जब तुम ऑनलाइन में क्लास ले रहा था तब हमेशा मैं बोलता था कि कोई भी नया फंडा आया तो तुम उसको कहाँ लिखो? कॉपी में। और कॉपी में भी मैं कहाँ बोलता था? रेड लाइन जो होती है उसके ऊपर लिखो, क्योंकि तुमको बार बार क्या पढ़ना है? जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा उस समय प्रियवंश? तुम कई सारे फंडामेंटल्स से रूबरू होगे, और भी कुछ नए फंडामेंटल्स मिलेंगे। तो वो कहाँ लिखे हुए होना चाहिए हमारे पास में? हमारी कॉपी में। एक ही सोर्स है, मतलब लिटरली सेइंग, फॉर आपकी जेई हो, फॉर आपकी नीट हो, ये कॉपी आपकी गीता के बराबर है। भगवत गीता बहुत बड़ी किताब है, मैं कुछ भी नहीं उसके आगे, कंकर भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर मैं बात बता रहा हूँ कि ये उसकी बाइबल है। जैसे जब हम पढ़ते थे IIT के लिए तो ब्रेसनिक हॉलिडे के बारे में लोग बोलते थे, मॉरिसन बर्ड के बारे में बोलते थे। मॉरिसन बर्ड क्या? इज़ द बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बोला जाता था। तो बस ये बाइबल है तुम्हारी, सब कुछ तुमको इसमें लिखा हुआ मिल रहा है। एंड वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी न्यू कॉन्सेप्ट, एनी न्यू टर्म, तो आप उसमें वहाँ लिखो। आपको वहीं से तो लिख कर बार बार उसको रिवाइज करने का है। 10 सोर्सेस पे आप लिख दोगे तो नहीं होगा। और लिटरली सेइंग, आपका अगर टारगेट है जेई निकालना और अगर आपका टारगेट है नीट निकालना, तो बेटा सेल्फ नोट्स बहुत मैटर करते हैं। मैडम क्या जो उन्होंने नोट्स बना के रखे होंगे आज से 10 साल पहले, वो आज भी बने पड़े हैं वैसे के वैसे, और वो काम आते हैं। खुद के नोट्स ही काम आते हैं। तुम तो कॉपी में ही नहीं लिख रहे, नोट्स का घंटा बनाओगे। ये तकलीफ दे जाएंगे बेटा। सरल नहीं है परीक्षा। मैंने कल भी कहा था, जब तक एग्ज़ाम नहीं निकल जाए तब तक सरल नहीं है। निकल जाए उसके बाद बोलना सरल है।
उससे पहले बोलोगे तो वैसे हवा बाण हर डे बहुत आते हैं हमारे यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 लाख लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, निकलने वही 60,000 है, और बाकी 19,40,000 बोलेंगे एग्ज़ाम बहुत आसान थी, होती तो निकाल लेता। किसने मना किया था एग्ज़ाम देने थे? भाई एग्ज़ाम तो ली इसीलिए गई थी ना कि तेरा सिलेक्शन हो। 21 लाख लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है भैया, तकरीबन 20 से 21 लाख लोगों के बीच में, होने वही 60,000 70,000 के आसपास है। तो बाकी लोग तो यही बोलेंगे एग्ज़ाम आसान थी। हुआ क्या? नहीं था। 30 मार्क का मत बनो, वरना कौन कौन मार के खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बार बार मौके नहीं मिलते हैं। और मैं जो बात बोलता हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, भले बात मीठी लगे, बात कड़वी लगे, आपके मीठे कड़वे आपको खुश करने के लिए नहीं खड़ा होता हूँ मैं यहाँ पर। आई एम नॉट हियर टू मेक यू पीपल सेटिस्फाइड। आपने खुद ने, जिन्होंने साल भर यहाँ पे पढ़ाई कर ली, आपने देखा है हम शुरुआत में आराम से चलते थे, लेकिन आगे चल के हमारा, मैं शुरुआत में भले 2 घंटे पढ़ाता था, लेकिन आगे चल के मैंने 5-5 6-6 घंटे पढ़ाया। और मैं दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसा करने लोगों जो शुरुआत में 6 घंटे पढ़ा रही है और बाद में नहीं पढ़ा रही है, और यही होता है, तुम जानते हो इस बारे में। शुरुआत में 6 घंटे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को बांधने के लिए कि हाँ बच्चे बंध जाएं, और बाद में मालूम पड़ रहा है कि फिर मुझे कब मेरे एक्सीलरेटर दबाना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, कब मुझे गियर चेंज करना है, मुझे मालूम है। जिस परीक्षा को तुम देने बैठे हो उसको मैं निकाल चुका हूँ यार, और निकलवा चुका हूँ। आई नो। मैं उन अज्ञानी, उन गवार, उन ठस, उन बेवकूफ़ लोगों में तो नहीं हूँ जिसने खुद ने एग्ज़ाम नहीं निकाली। मैं बोल सकता हूँ, बोलने का मुझे पूरा अधिकार भी है। समझ रहे या नहीं? जरा आपको एक एक चीज़ आपके लिखनी है। बार बार बोल चुका हूँ कि जो कुछ लिखा है उसे अनुसार मानकर वापस से हल करना है। 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखना होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए इतनी भयंकर वाली। ये तुम्हारी जो कॉपी है ये फेयर कॉपी है, रफ कॉपी नहीं है। ये स्कूल के तुम 10वीं में नहीं रहे हो कि तुम एक रफ कॉपी बना रहे हो और उसके बाद में तुम उसको फेयर करने जा रहे हो। वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ फेयर। अब इसके अलावा जो तुम करोगे वो रफ होगा। ये फेयर है भैया। समझा कि नहीं समझा भैया? तो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। किससे बना है मिरर, किस में रखा है, क्या इन बातों पर डिपेंड करती है? बहुत अच्छी बात। अब मुझे एक और बात बताओ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? क्यों इनफाइनाइट? प्लेन मिरर जो होगा वो क्या रहेगा? ये रहा एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर किससे बना होगा? एक बहुत बड़े स्फेयर से। बहुत बड़े स्फेयर से बना है कि नहीं बना है? तो बहुत बड़े स्फेयर से बना है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस है तो ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ए वेरी बिग स्फेयर। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी पार्ट ऑफ वेरी बिग स्फेयर। जैसे अर्थ अपने को क्या दिखती है? प्लेन दिखती है, पर वो क्या प्लेन है? अर्थ प्लेन नहीं है। अर्थ हमें प्लेन दिख रही है, पर है क्या प्लेन? क्यों हमको प्लेन दिख रही है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्फेयर है, तो इसलिए आपको वो प्लेन दिख रही है। अदरवाइज तो वो कर्व्ड है ना भैया। और जितना छोटा स्फेयर होगा कर्वेचर उतनी जल्दी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी जल्दी उसमें मुड़ाव आएगा, टर्न आएगा। कहो ना, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, और इसीलिए फोकल लेंथ जो आएगी वो भी कितनी आएगी? किसकी? प्लेन मिरर की। बोलिए। लीनियर एपर्चर तो अपन ने देख लिया, ये जो है ये लीनियर एपर्चर है। अब ये जो तुम्हारे पास में था क्या चीज़, इसको अपन ने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एपर्चर। एंगल मेड बाय द बाउंड्री ऑफ मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
मिरर जो था पूरा, उस मिरर को अपन ने क्या करा, उसकी पूरी उसकी जो बाउंड्री थी उसको किससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो बनता है उसे क्या बोलते होते हो, एंगुलर अपर्चर। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स ओनली। ठीक है। मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उनके 4 रूल्स हमको 1 बाय 1 पढ़ने हैं। कितने रूल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 रूल्स। ठीक है। तो 4 रूल्स हम लोगों को देखने हैं, जिसमें पहला रूल हमारे पास में क्या है कि, सुनिए, पहला रूल हमारे पास में क्या है, ये रहा मिरर। पहला रूल हमारे पास में क्या है भैया, ये हमारे पास में कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर, और ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाएगी, जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस। जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई अपेयर होगी। जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की जाएगी, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई क्या होगी, अपेयर होगी। कहिए। ठीक है। ये पहला रूल है, जो भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करोगे वो रिफ्लेक्शन से फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास होगी या फिर फोकस से पास होती हुई क्या होगी, करिए। कर लिया। देखो भैया, आप इसीलिए जो कॉन्केव मिरर है, लिसन, आप कॉन्केव मिरर को कौन सा, ये कौन सा मिरर है, और कॉन्केव को आप नाम देते हो कन्वर्जिंग, नाम देते हो। तो मालूम है क्यों दिया, क्योंकि जब इस पर पैरेलल इंसिडेंट करी तो देखो उसने उनको कन्वर्ज कर दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया, इट हैज़ प्लेड द रोल ऑफ कन्वर्जिंग देम। नहीं आया समझ में, जब आपने पैरेलल इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो रही है, इट इज़ वाई इट हैज़ बीन नेम्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। करेक्ट। और यहाँ देखो, जब पैरेलल इंसिडेंट करी तो उसने उनको क्या कर दिया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, तो कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग और कॉन्केव को कन्वर्जिंग नाम काहे दिया है, समझ में आया। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है भैया, जब कभी आप, पहला रूल क्या था, जब पैरेलल इंसिडेंट करते हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है। और दूसरा रूल क्या है भैया कि जब आपने फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट किया तो उसने क्या कर दिया उसको, उसके, जब आपने फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट किया तो उसने उसको क्या कर दिया, पैरेलल। कहो। ठीक है। जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया था तो उसने फोकस से पास किया, लेकिन अभी क्या, अगर तुमने क्या कर दिया, फोकस से पास किया, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया।
बोलिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई? फोकस से। और यहाँ क्या करा आपने? अगर फोकस से पास होते हुए किया तो वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ये दूसरा रूल है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। जो लाइट रे फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट होगी या फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट होती हुई अपेयर होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ भी अगर तुम ध्यान दो तो लाइट रेस को इसने कन्वर्ज किया है, कॉन्केव मिरर ने कन्वर्ज किया है। कैसे किया? क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन के पहले तुम देखो तो वो ऐसे डाइवर्ज हो रही थी, फैल रही थी कि नहीं? ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, तो ऐसी फैल रही थी। उनको उसने क्या कर दिया? पैरेलल करके पास में कर दिया। वहाँ देखो, मेरी बातों को सुनो, आंखें दिमाग को गड़ाओ। क्या पाया तुमने? ये ऐसी दे वर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो डाइवर्ज हो रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? वो पैरेलल हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? हाँ जी। यहाँ पर देखो तुम, वो क्या हो रही थी? पास जा रही थी, पास जा रही थी। इसने उल्टा उनको क्या पास जाने से रोक के उनको पैरेलल कर दिया, मतलब उनको एक तरह से डाइवर्ज ही किया उसने। नहीं आ समझ में? भाई यहाँ वो दूर जा रही थी, उसने उसको पैरेलल करके पास कर दिया। यहाँ वो एक दूसरे के पास जा रही थी, उसने उनको पास में लाकर, मतलब वो पास जा रही थी तो पास नहीं जाने दिया, उसने उनको उल्टा क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। कहो समझ में आया? ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है हमारे सामने? सुनिएगा। यहाँ तीसरा रूल क्या है कि जो भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट होती है, कहाँ से इंसिडेंट होती है? जो भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इंसिडेंट होती है, ये लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट हो रही है। आप देखना जरा, ये कैसी हुई? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती इंसिडेंट हुई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती इंसिडेंट हुई, वो क्या होगी? वो क्या होगी? मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। वो क्यों होगी परपेंडिकुलर? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब वो रेडियस हो गई, और रेडियस स्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। होती है या नहीं? तो जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है? और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बनेगा तो परसों देखा था तुमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? और इस केस में हम क्या बोलते थे? वो पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती इंसिडेंट होगी तो वापस उसी पाथ पर क्या हो जाएगी? वो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती इंसिडेंट करी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। वो उसके ओरिजिनल पाथ को वो क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। बोलो समझ गए? अभी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मिरर की सरफेस के कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है या नहीं होती भैया? ये इसका पोल, ये इसका पोल,
करेक्ट। अब जो कोई लाइट रे तुम पोल पर ही इंसिडेंट करोगे, पोल पर इंसिडेंट करोगे, वट एवर लाइट रे इज बीइंग इंसिडेंट ऑन द पोल इटसेल्फ, वो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगी, जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, जितना एंगल बनाते हुए क्या होगी, उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगी। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या होगा, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाती है। एग्री हो? तो ये एंगल सेम बनकर आएंगे, आएंगे या नहीं भैया? तो जो एग्जैक्टली ये कहाँ इंसिडेंट होगी, लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है वो कहाँ इंसिडेंट हुई है, पोल पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई है, उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी।